तो एक साथ ही करेंगे, ठीक है? चलिए, क्योंकि कल एक साथ बहुत कुछ आपको रिवाइज मतलब याद करके चलना है। चलो, so we are doing comprehensive course on environmental ecology for UPSC Civil Services Examination and today is our 37th lecture and we hope कि इन सारे इससे पहले के जो lectures हैं उन सभी के notes आपके well prepared होंगे and आपने सब कुछ well revise करके जो है वो रखा होगा। यस सर। तो हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लिया था, हमने ओजोन के बारे में पढ़ लिया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों को ये देखना है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर, कहाँ पे सर, ग्लोबल लेवल के ऊपर आपके पास ओजोन को कर्व करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज जो है वो बनाई जा रही है, क्या क्या कन्वेंशन आपके पास यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे है, तो इसको जो है हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। आई होप आप लोगों को कल की क्लास से इन चीजों के मतलब पता होंगे। सर किन चीजों के? कि अगर मैं कहीं पे भी लिखूं कि समिट क्या होता है तो आपको पता होगा, अगर मैं लिखूं कि कॉन्फ्रेंस कोई हुई है तो आपको कॉन्फ्रेंस का मतलब पता होगा, अगर हम लिखें कि कोई कन्वेंशन आपके पास यहाँ पे हुआ है तो कन्वेंशन का मतलब आपको पता होगा, एंड अगर मैं लिखूं कि कोई प्रोटोकॉल हुआ है तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कोई बाइंडिंग बातें जो है वो करी गई होगी, एंड एट लास्ट अगर कोई ट्रीटी करी जाए तो आपको इन सबके इम्पैक्ट जो है वो पता होंगे कि सबमिट हुआ है इसका मतलब सिर्फ मीटिंग वीटिंग करी गई है और इसमें फालतू के डिस्कशन जो है आपके पास यहाँ पे हुए होंगे। उसके बाद अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है तो लेक्चरबाजी चली है, लेक्चरबाजी चली है मतलब इसका मतलब सर यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो फैलाने का काम जो है वो किया गया है। कन्वेंशन अगर आपके पास यहाँ पे होता है तो इसका मतलब किसी तरह का कोई रोड मैप वगैरह जो है या कोई प्रोसेस वगैरह है इसकी बातें जो है आपके पास यहाँ पे करी गई होगी। अगर प्रोटोकॉल है इसका मतलब कोई डिफाइनेड गाइडलाइंस आपके पास यहाँ पे दी गई होगी जो कि मे बी है ना, मे बी आपके पास यहाँ पे बाइंडिंग हो। और ट्रीटी अगर है तो फिर ये कोई ना कोई एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है। क्या होता है? ये आपके पास एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो आई होप अब अगर हम लोग किसी भी चीज के आगे अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि कोई प्रोटोकॉल हुआ है या कन्वेंशन हुआ है या वियना कन्वेंशन है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या किगाली एग्रीमेंट है, तो इन सबकी इंटेंसिटी आपको पता हो, प्लस अगर आपको इसका मतलब पता है तो फिर आप इन सभी की क्रोनोलॉजी जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या चीज पहले होगी और क्या चीज आपके पास यहाँ पे बाद में जो है वो होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू ओजोन अगर आपको याद रखनी है तो तीन चीजें आपको याद रखनी होती है। एक आपके पास होता है विच इज सो कॉल्ड वियना कन्वेंशन, ठीक है, एक आपके पास आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड एक जो है आपके पास इसके बाद आता है विच इज सो कॉल्ड किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। ये तीन नाम याद हो जाएंगे, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट। मेरे साथ सब लोग एक बार इनको याद करने की कोशिश करो, एटलीस्ट ये तीन याद हो जाने चाहिए, फिलहाल ये तीन याद हो जाने चाहिए। क्या क्या है? वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, एंड देन किगाली एग्रीमेंट है। यस, आर वी गुड विद दिस? इट इज वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट। अगेन स्टे विद मी, इट्स वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट। तीन चीजें याद हो जाएगी, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड देन किगाली एग्रीमेंट। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट। यस, तीन चीजें आपके पास यहाँ पे होती हैं। अब देखो लोग क्या करते हैं, इसको लेकर के भर भर के पढ़ते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमको एक बार का समझ आ गया ना कि क्या है, फिर अपने आप याद हो जाएगा, फिर अपने आप ही वो चीजें जो है वो इजीली याद हो जाती है आपके पास। तो क्या क्या है? वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एंड किगाली एग्रीमेंट है। सबसे पहली चीज क्या याद रखना है? दे ऑल आर रिलेटेड विद ओजोन, ठीक है, दे ऑल आर रिलेटेड विद ओजोन। ये चीज हमें याद हो जानी चाहिए कि ये सब कुछ जो है आपके पास यहाँ पे ओजोन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे होगा। अब देखो कन्वेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? कन्वेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा? कि यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क तैयार किया गया होगा, यहाँ पे किसी रोड मैप की बात करी गई होगी, ठीक है। प्रोटोकॉल आपके पास यहाँ पे आया है, यानी यहाँ पर आपके पास कोई बाइंडिंग चीजें आपके पास यहाँ पे हुई होगी कि है ना, किसी न किसी चीज के ऊपर हो सकता है बैन आपके पास यहाँ पे लग जाए। डन। एंड किगाली अग्रीमेंट मतलब अब यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क जैसी चीजें होगी। यस, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में ही ओजोन को कवर कर्व करने में या ओजोन लेयर को ठीक करने में, ओजोन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में सबसे इफेक्टिव अगर कोई रहेगा तो कौन रहेगा? ऑब्वियसली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योंकि कन्वेंशन में तो क्या होगा? बातें होगी, कन्वेंशन में तो क्या होगा? बातें होगी। इन सभी की क्रोनोलॉजी बिना ईयर को याद किए बता सकते हैं हम कि सर भैया पहले वियना कन्वेंशन होगा, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, उसके बाद आपके पास किगाली एग्रीमेंट जो है वो आएगा। वेरी सिंप्लीफाइड, यस, बहुत तरीके अच्छे तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई जो है वो कर दिया है। अब एक एक करके समझते हैं कि सर इन सभी में क्या होगा, और हर एक पॉइंट जो मैं लिखवाऊंगा ना वो आपको याद करना ही करना है।
जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा की चीजें किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसके अलावा की चीजें हम नॉर्मली ऐसी ही बातें कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे विच इज सो कॉल्ड वियना कन्वेंशन। क्या जाएगा आपके पास? वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन आपके पास यहाँ पे आ जाता है। इसको 1985 के अंदर क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था। तो इट वाज एडप्टेड इन 1985। बट जैसे ही आपने किसी को एडप्ट कर लिया, जैसे ही कोई माता पिता होते हैं एक बच्चे को एडप्ट कर लेते हैं, तो क्या एकदम से फीलिंग आ जाती है क्या कि ये मेरा ही बेटा है? नहीं ना, एकदम से तो नहीं आती, आते आते फीलिंग आती है। तो इफेक्टिवली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता कभी भी। आपको एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन मिलेंगे जिसमें आपको 2 ईयर याद करने पड़ेंगे। पहला ईयर कि वो आया कब था, एडप्ट कब किया गया। दूसरा, उसको इफेक्टिवली कब आपके पास यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट आपके पास किया जाता है। तो 1985 के अंदर इसको एडप्ट किया गया था। एंड इसके ठीक 3 साल बाद 1988 के अंदर इट वॉज एनफोर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको एनफोर्स आपके पास यहाँ पे किया गया था। And what it is all about? It is about protection of the ozone layer. It is about protection of the ozone layer. कि ओजोन लेयर को जो है यहाँ पर आपके पास से प्रोटेक्ट करने के लिए साथ के साथ लिखते चले जाना। मैं जितने पॉइंट लिखवाऊंगा वो टू द पॉइंट याद करते रहना है। तो मेन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ दी ओजोन लेयर के लिए बाकी नोट्स वगैरह सारे बने हुए हैं, बट ये पॉइंट तो पूरे याद रखने ही रखना है। तो इट इज रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ दी ओजोन लेयर। क्या चीज है? प्रोटेक्शन ऑफ दी ओजोन लेयर है। अब देखो, जब कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई कन्वेंशन होता है, तब क्या करी जाती है? अवेयरनेस फैलाई जाती है। कॉन्फ्रेंस में तो क्या आएगा, कोई आएगा आदमी और बताएगा देखो देखो ओजोन जो है वो खराब हो रही है। बट जब कन्वेंशन होता है तो क्या होता है, आपको गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई जाओ रिसर्च करो, देखो थोड़ा, है ना, आप एनालिसिस करिए, यानी मॉनिटरिंग करिए। यही होगा ना कन्वेंशन के अंदर, एक रोड मैप देंगे कि यार आप देखो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम एक यूपीएससी का कन्वेंशन करने वाले हैं, तो कन्वेंशन करेंगे तो क्या करूंगा, मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, अब आप अपने ऊपर रिसर्च करो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप अपना टाइम एनालिसिस करिए। आप देखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप किस तरीके से पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। फिर आप वो पूरा एनालिसिस करके आप मेरे पास आओगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें करी जा सकती है। बट ये सब कुछ क्या होता है, दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज। और ये पॉसिबिलिटीज हमको कैसे पता चलती है? व्हेन यू डू रिसर्च ऑन योरसेल्फ, ऑन योर टाइम, ऑन योर स्ट्रेटेजी, एंड देन आप खुद को मॉनिटर भी करते हो कि हाँ मैं उसको मैं इफेक्टिवली कितना पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो रिसर्च भी आता है, मॉनिटरिंग भी आती है आपके पास हमेशा कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन वाली चीजों के अंदर, कि जब कोई प्रोसेस आएगा, कोई गाइडलाइंस आएगी, तो उसमें ये सारी चीजें आपके पास आएगा। क्या क्या? कि रिसर्च करो एंड मॉनिटरिंग करो। तो इस कन्वेंशन में भी आपके पास क्या चीज करी जाएगी, इसमें भी यही बोला जाता है कि हम लोगों को एक तो ओजोन को लेकर के बहुत सारी रिसर्च करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको? री स्पेलिंग गलत लिख दी, ऐसा रिसर्च करना है एंड वी नीड टू मॉनिटर। अब देखो, रिसर्च किसकी होगी? रिसर्च तो होगी ओजोन की, कि ओजोन डिप्लीट जो है वो क्यों हो रही है, क्या क्या इसके रीजंस आपके पास यहाँ पे रहे हैं। यस, इन सबको इसको मिटिगेट जो है वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ तो होगा रिसर्च में। एंड मॉनिटरिंग में क्या किया जाएगा? जो अभी के जो लेवल्स हैं उनको आप मॉनिटर करोगे। जो पॉल्यूटेंट्स आप यहाँ से निकाल रहे हो विच आर इफेक्टिंग दी ओजोन लेयर, आप इनको भी क्या करोगे? मॉनिटर करोगे कि कहीं अपने थ्रेशोल्ड से जो है वो ज्यादा ना हो जाए। क्लियर? ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे करेंगे। यस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड विद इट, यही होगा। क्या क्या चीजें होगी कि सर रिसर्च और मॉनिटरिंग की बात करी जाएगी। रिसर्च क्या है? रिसर्च है अबाउट ओजोन डिप्लेशन, कि ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, है ना, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ दिस ओजोन डिप्लेशन, what are the pollutants that are going there and reacting with the ozone. Yes, at what time it is being, at what time of the particular year it is being. Yes, जैसे पोलर वर्टेक्स है, कि जब पोलर वर्टेक्स आपके पास हो रहा है उसी टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सब कैसे पता चलेगा? when you will go and do research, when people will go and do research। तो इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। फिर देखो क्या हुआ होगा, सबसे पहले समिट हुआ तो सब लोग मिले, उन्होंने बातें बातें करी। फिर एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर एक पेपर पब्लिश कर दिया किसी ने कि यार ओजोन वोजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है। उसके बाद कन्वेंशन होगा, उसमें बोलेंगे कि यार देखो उस बंदे ने, किसी ने पेपर पेपर रिसर्च पब्लिश करी थी, देखो ये सच भी है कि नहीं है, जाओ रिसर्च करो। फिर रिसर्च करेंगे, फिर मॉनिटर करो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है। डन। उसके बाद जब रिसर्च हो जाएगा पूरा, मॉनिटरिंग हो जाएगी कि हाँ भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से या इस फलानी चीज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है,
तब फिर आपके पास क्या होगा, गाइडलाइंस आएगी, नेक्स्ट बाइंडिंग अग्रीमेंट्स होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा आपके पास। क्लियर। तो यहाँ से ना यूपीएससी कई बार आपको प्रीलिम्स में पूछता है कि क्या वियना कन्वेंशन के अंदर किसी तरीके की कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर बैन वगैरह लगाया गया था क्या, है ना। अब आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको पता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी बैन वगैरह की बातें जो है वो नहीं करी गई थी। क्लियर, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी प्लान बैन वगैरह की बातें नहीं करी गई थी। क्लियर। यस। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे आप, इसके लिए लिख लीजिए द कन्वेंशन डिड नॉट रिक्वायर, ये एज इट इज प्रीलिम्स का स्टेटमेंट है ना जो आपके पास आया था। यस, फिर इसको यस या नो आपको करना था, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स बताना था। सो द कन्वेंशन डिड नॉट रिक्वायर द कंट्रीज, जो भी इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू कंट्रोल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। अब देखो इसमें बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग की कोई बात ही नहीं करी है, ये कितना जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट को देखो, ये प्रीलिम्स में आया था कि वियना कन्वेंशन, और उसके नीचे दो तीन बातें लिख दी और उसमें से पूछा कि इसमें से क्या क्या चीजें जो है वो सही है। उसमें कितना जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट लिखा है कि द कन्वेंशन डिड नॉट रिक्वायर कंट्रीज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। हाउ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट इट इज। कोई भी देखेगा अरे यार कन्वेंशन हुआ है और ओजोन से रिलेटेड है, तो बातें तो करी होगी ना यार, और वो क्या करेगा, वो इसको गलत कर देगा, वो इसको गलत कर देगा। यस, वो इसको गलत कर देगा। अगर इसी स्टेटमेंट में स्पेसिफिक वर्ड को अगर हम हटा दें, अगर इसी स्टेटमेंट में से मैं स्पेसिफिक वर्ड को हटा दूं तो ये ट्रू हो जाएगा, पता है। बट स्पेसिफिक स्टेटमेंट का एक्शन का क्या मतलब है, स्पेसिफिक एक्शन का मतलब है कि आप पर्टिकुलर बोल दोगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा दो, एक स्पेसिफिक केस को बैन करो, है ना, बाइंडिंग चीज है। यस। वो तो ये चीज इतना, मतलब आप देखो घुस करके आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक एक्शन वर्ड, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक एक्शन वर्ड, ये स्टेटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो हो जाता है। बट अगर यही से अगर हम स्पेसिफिक वर्ड को हटा देते हैं तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब मिलेंगे तो बातें तो करेंगे ही। आज जब मैं आपसे मिलूंगा, एक कन्वेंशन ही भली करूं, मैं बोलूंगा तो सही ना कि आप अपने टाइम का अच्छे से यूज करिए, आप आराम से पढ़िए वगैरह ये सब कुछ। डन। तो नॉर्मल बातें तो होगी होगी, बट स्पेसिफिक बातें करना वो सब किस में होता है, वो सब आपके पास प्रोटोकॉल्स वगैरह उन सब में होता है। डन। अब बताओ ये टफ क्वेश्चन था कि इजी क्वेश्चन था। यस। अगर ये लाइन दी गई है तो ये टफ क्वेश्चन होता है या इजी क्वेश्चन होता। इट वॉज इन द टफ कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत मानते हैं, मतलब इसको सही मान इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया उन्होंने, जबकि ये सही स्टेटमेंट है। यस। जबकि ये सही स्टेटमेंट है कि हाँ, इस कन्वेंशन में ऐसी कोई बातें नहीं करी गई। इट वॉज नॉर्मल कन्वेंशन था ये, जिसमें किसी तरह का कोई भी बैन, कोई लीगल एग्रीमेंट की तरह की कोई बातें नहीं करी गई है। डन। यस। मैंने ये फॉल्स गलत लिखा है, क्या लिखा है, द कन्वेंशन डिड नॉट रिक्वायर फॉर कंट्रीज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू कंट्रोल। हाँ ये ट्रू है, सॉरी, इस स्पेसिफिक एक्शन की वजह से ये ट्रू हो गया कि हाँ स्पेसिफिक ही हमने किसी तरह की कोई भी बात नहीं करी है। डन सभी को। तो फिर से स्पेसिफिक एक्शन की बातें कब आएगी। यस। आपने कॉन्फ्रेंस कर लिया, कॉन्फ्रेंस करके आपने अवेयरनेस फैला दी, फिर आपने कन्वेंशन कर लिया, कन्वेंशन करके आपने जो है वो रिसर्च के लिए बोल दिया, आपने मॉनिटर करने के लिए बोल दिया। देन व्हाट इज द टाइम व्हेन वी विल टेक सम एक्शन। एक्शन कब लेंगे हम, एक्शन हम लोग लेते हैं प्रोटोकॉल्स में, और उसी लिए आपके पास फिर किया जाता है विच इज सो कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यस। ये किसमें होता है, प्रोटोकॉल में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे, ओहो स्लाइड्स ही खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं, इन्हीं स्लाइड से हम वापस पढ़ लेंगे। ठीक है, इन्हीं स्लाइड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा स्लाइड ऐड कर देता हूँ।
Yes, done. Done. So we will be having Vienna Convention. So we'll be having Vienna Convention. एंड इन वियना कन्वेंशन में हमने क्या किया है? हमने बात करी है रिसर्च के लिए एंड हमने बात करी है मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है। वियना कन्वेंशन के बाद क्या इसमें किसी तरह का कोई भी स्पेसिफिक एक्शन की बात करी गई है क्या? नो इसमें किसी तरह का कोई भी स्पेसिफिक एक्शन की बात नहीं करी गई है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्या आता है? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? इज माय वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर? चलिए, गुड वन। यस। तो क्या स्पेसिफिक एक्शन की बात करी गई? कोई स्पेसिफिक एक्शन की बात नहीं करी गई। तो स्पेसिफिक एक्शन की बात कब करी जाएगी? वो हम करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। तो नेक्स्ट आपके पास आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब देखो तो देखना, आप लिखते चलिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके पास कब आएगा? 1989 के लगभग में आपके पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। एंड क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है तो इसके अंदर जो बातें करी जाएगी वो कैसी होगी? ये बातें आपके पास होगी बाइंडिंग। इसके अंदर जितनी भी बातें आपके पास करी जाएगी वो सारी बातें आपके पास यहाँ पे बाइंडिंग बातें करी जाती है। एंड बाइंडिंग बातें कैसी करी जाएगी? बाइंडिंग बातें आपके पास करी जाती है कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आपके पास हैं, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आपके पास हैं, जिनको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ओडीएस के नाम से जानते हैं, इन सबको क्या करना है? इन सबको एनवायरमेंट से आउट कर देना है। बट क्या हम एनवायरमेंट से आउट एकदम से कर सकते हैं क्या? क्या हम एकदम से पॉल्यूटेंट्स को एनवायरमेंट से आउट कर सकते हैं? एकदम से तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे करोगे? इन अ फेज मैनर। इन अ फेज मैनर, इसलिए इनको फेज आउट कहते हैं कि फेज आउट करना है इनको। क्या करना है? इनको फेज आउट करना है। बट हर कोई एकदम से तो कर नहीं सकता, वहां पे प्रॉब्लम यही आती है। जैसे आज अगर मैं एक स्टूडेंट आपके पास होता है हु हैज आल्सो अपीयर्ड इन 2024, लाइक है ना, 2024 का मेंस किसी ने लिखा है, उसके लिए 2025 की प्रिपरेशन करना और एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए 2025 की प्रिपरेशन करना, विल इट बी द सेम? विल इट बी द सेम? नो, इट वॉन्ट बी द सेम। है ना, दोनों का लेवल आपके पास अलग है। इसी तरीके से आप जानते हो, देखो, वर्ल्ड में कंट्रीज का ऑर्डर जो है बहुत अलग है। अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे, आप आईआर के अकॉर्डिंगली पढ़ते हो, बट अगर एनवायरमेंट के अंदर हम देखें ना, तो एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जब कंट्रीज का ऑर्डर हम देखते हैं तो हम देखते हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग, इस तरीके से देखते हैं। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है वो कौन है? डेवलप्ड। ठीक है। और उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? डेवलपिंग के ऊपर। ठीक है, डेवलपिंग के ऊपर जो है आपके पास उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपके पास यहाँ पे आता है। तो क्या सारी कंट्रीज को हम एक साथ कह सकते हैं कि आप लोग फेज आउट कर दो इन सबको? क्योंकि फेज आउट करने के लिए ऐसे ही तो है नहीं कि हमने फ्रिज बंद कर दिया और सब कुछ खत्म, क्या से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। इट इज नॉट द फ्रिज, इट इज नॉट ओनली द fridge where chlorofluorocarbon is being used. It is being used at so many places. Yesterday only we have done a question. ठीक है, तो वो तो बहुत सारी जगहों पे यूज आ रहा है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज को फेज आउट करना है, दैट मीन्स हमको पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। एंड अगर टेक्नोलॉजी चेंज करनी है तो उसके लिए आपको पैसा लगता है। एकदम से थोड़ी ना कि आज एक फैक्ट्री है, आपने कोई फैक्ट्री ओपन करी और आपको एकदम से है ना पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, सॉरी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आ जाए कि आप अपनी पूरी टेक्नोलॉजी चेंज करो। अगर आप एक वेल टू डू वो कहता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तब तो आपको 2 मिनट लगेगा, सारे इक्विपमेंट्स आप बदल दोगे। बट अगर कोई स्टार्टअप वाला है या जो अभी भी अपनी इंडस्ट्री को लेकर के स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, क्या वो एकदम से अपनी पूरी टेक्नोलॉजी चेंज कर पाएगा? नहीं, वो तो नहीं कर पाएगा। यस, वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए पैसा चाहिए। तो डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशन कभी भी एंटायरली, आज इस पॉइंट को आप समझ लेना कि एंटायरली पूरे एनवायरमेंट में जब कभी भी टारगेट्स दिए जाएंगे तो डेवलप्ड, डेवलपिंग नेशंस एंड इमर्जिंग नेशंस, इमर्जिंग नेशंस एक और कैटेगरी आपके पास आएगी, इमर्जिंग नेशंस, इन तीनों को कभी भी सेम टारगेट नहीं दिए जाएंगे। हर किसी को अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनको टारगेट्स दिए जाएंगे। डन। ऑब्वियसली जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको नियर टारगेट्स दिए जाएंगे एंड जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फार अवे टारगेट्स आप दोगे। यही होगा। क्लियर?
भाई जो 2024 में यूपीएससी में अपेयर हो चुका है, उसको आप क्या बोलोगे कि 2 महीने में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन खत्म करो। बट जो एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, जिसने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि 2 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन खत्म करिए? नहीं बोल सकते उसको तो। सेम चीज यहाँ पे भी चलती है कि जो डेवलप्ड नेशन है, हु कैन टेक क्विक डिसीजंस, हु हैव द मनी सप्लाई, दे कैन इमीडिएटली चेंज ऑन देयर टेक्नोलॉजीज। यस, वो इमीडिएटली अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं। तो उनको तो आप नियर टारगेट्स दोगे, बट जो डेवलपिंग नेशन है वहां पे टाइम लगता है। और वहां पे टाइम लगता है तो फिर उनको हमेशा फार अवे टारगेट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ पर भी बाइंडिंग चीजें बनी है, तो दोनों के लिए अलग अलग बाइंडिंग लॉस बनेंगे। यस, दोनों के लिए अलग अलग बाइंडिंग लॉस जो है आपके पास यहाँ पे बनेंगे। तो 1989 के अंदर बाइंडिंग चीजें आपके पास बनती हैं। तो एक तरफ तो आपके पास हो जाएंगे डेवलप्ड नेशन, और एक तरफ आपके पास हो जाएंगे डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड नेशंस को बोला गया कि आप 2000 तक, ठीक है सर, ये ईयर है या रुपए है? ईयर है, ईयर ईयर, हाँ, है ना, सन 2000 तक। एंड इनको बोला गया कि आप 2010 तक क्या करना है आपको, ये आपके टारगेट ईयर्स हैं। दीज आर योर टारगेट ईयर्स, कि तब तक आपको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट कर लेना है। तब तक आपको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट जो है वो कर लेना है। क्लियर सभी को यहाँ तक? अब देखो फेज आउट कैसे होंगे। फेज आउट कैसे होंगे? फेज आउट होता है टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने से। अब टेक्नोलॉजी कैसे रिप्लेस होगी? टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करती है कि प्रॉब्लम क्या है। तो बोले कि फ्रिज में या एसी में आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह यूज कर रहे हो, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो बोले ठीक है, टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं। बोले टेक्नोलॉजी क्यों चेंज कर रहे हो? जो गैस यूज कर रहे हो उसको चेंज करो ना। यस, जो गैस यूज कर रहे हो उसको चेंज करो। सिलेंडर तो सिलेंडर है। यस, जो गैस यूज कर रहे हो उसको चेंज करके देखते हैं। अब आपको पता है चेंज अगर मैं आज करूंगा, तो उसका जो चेंज किया है उसका इम्पैक्ट भी मेरे को आज 10 साल बाद पता चलेगा, आज थोड़ी ना पता चलेगा। उसका इम्पैक्ट भी हमको 10 साल बाद पता चलेगा। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होगी। तो हर चीज का इम्पैक्ट होता है कि आज अगर मैं चेंज करूँ तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कब तक आएगा। और सी कहीं ऐसा तो नहीं कि सीवियर इम्पैक्ट आ जाए। क्लियर? या पता चला हमने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया, उसने ठीक है ओजोन को तो ठीक कर लिया, बट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी, वो भी गलत है। यस, तो ये चीज है। यानी हमको कोई भी सब्सटेंसेस आप ले रहे हो, आपको उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा। आपका उसका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो पॉल्यूटेंट लाइफ यहाँ पे एनवायरमेंट में रहेगा कब तक, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो हर किसी को इन पैमानों के ऊपर आंका जाएगा। डन। और धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता जाएगा, वो फेज आउट होते रहेंगे। क्लियर? वो फेज आउट आपके पास यहाँ पे होते रहेंगे। तो जब यहाँ पे टारगेट ईयर्स दिए गए और बोला गया कि भाई अब आपको अपनी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे बात आती है कि टेक्नोलॉजी को नहीं, जो पॉल्यूटेंट है हम इसको जो है वो रिप्लेस करते हैं। और इसीलिए आपके पास यहाँ पे बात शुरू होती है कि हमने रिप्लेस करना है किसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आपके रिप्लेस किया जाता है HCFC से। किससे रिप्लेस करेंगे? HCFC से। व्हाट इज HCFC? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें आपको CFC को हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बट जब इसको रिप्लेस कर दिया, इसको यूज कर रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि यार इसको रिप्लेस तो कर दिया बट यहाँ पे और लोचा हो गया। बोले यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? बोले इसकी HCFC की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो काफी हाई है। ठीक है, तो ये फ्रिज में तो ठंडा कर रहा है, पर बाहर जाके भयंकर गर्मी कर दे रहा है। यस, फ्रिज में तो ठंडा कर रहा है पर बाहर जाके बहुत ज्यादा गर्मी कर दे रहा है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे करी गई कि यार ये HCFC जो आप लेकर के आए हो ये तो और भी ज्यादा खराब है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे दिया इसमें। तो अब HCFC को भी आपके पास यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। तो प्लीज क्रोनोलॉजी ध्यान रखना, CFC को रिप्लेस किया गया HCFC से, बट HCFC इज हैविंग हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाई दिस HCFC विल बी रिप्लेस्ड बाय HFC। किससे रिप्लेस करेंगे? इट विल बी रिप्लेस बाय HFC। यस, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? यस, HFC को क्या बोलते हैं? ऐसे जस्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे, हाँ, HFC जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। HFC की जब बात करी गई तो देखा गया कि यस सर, इट इज जीरो ओडीएस। जीरो ओडीएस मतलब
कि इसकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तो नहीं है, ओजोन तो बिल्कुल भी डिप्लीट नहीं करेगा ये। बट यहाँ पर भी देखा गया कि इट इज हैविंग हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगेन ये भी क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम है, यस और नो, ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम है। इसलिए बाद में HFC को आपके पास रिप्लेस किया जाता है HFO से। किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करते हैं HFO से। ये क्या होता है HFO, HFO क्या होता है, यस, हाइड्रोफ्लोरो, यस, ऑक्साइड, या और कुछ, ओलिफिन्स, ओलिफिन्स, यस, ओलिफिन्स। तो HFO से इसको रिप्लेस किया गया, इसको रिप्लेस किया गया HFO से, ठीक है। अब ये जो HFO आपके पास होता है, ये HFO कैसा है, HFO जो है आपके पास, इट इज जीरो ODS, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी नहीं है, एंड इट इज हैविंग लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इट इज हैविंग लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इट इज हैविंग लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इट इज हैविंग वेरी लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यस, क्लियर, याद हो जाएगा, इट वाज CFC, फिर HFC, फिर HFC, फिर HFO, क्या था, इट इज CFC, फिर HCFC, फिर सी, सॉरी HFC, एंड फिर है आपके पास HFO, ये सीक्वेंस है। इसमें से ये तीनों ही कैसे होंगे, जीरो ODS वाले होंगे, बट ये इट इज ODS, ये जीरो वाला नहीं है। बट ये दोनों ही इसमें से हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले होंगे, और ये कैसा होता है, ये लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाला होता है। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना, इनमें से कुछ भी चीज आपके पास स्टेटमेंट के तौर के ऊपर आ सकती है, इनमें से कोई भी चीज आपके पास स्टेटमेंट के तौर के ऊपर आ सकती है, क्लियर, गुड टू गो, यस, चलिए गुड वन। तो आपको ना मैथमेटिक्स आती है क्या, मैथमेटिक्स, सीसेट पढ़ोगे, सीसेट, तो सीसेट पढ़ा दो सर। तो देखो 2000 होता है, ठीक है सर, इसमें अगर 10 ऐड कर दो ना तो 2010 आ जाता है, यस। तो 2000 में 10 ऐड करो तो 2010 आ जाता है, फिर अगर इसमें और 10 ऐड करो तो 2020 आ जाता है, और इसमें और अगर ऐड करो तो 2030 आ जाता है। मैथ्स देखी मेरी, मैथ्स, यस, आर यू सीइंग माय मैथ्स, है ना। मैथ्स में मेरे 8th में 100 में से 100 आए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। मैथ्स देखी मेरी, मैथ्स। यू नो व्हेन आई वाज इन 8th आई वाज अ मेरिट होल्डर, 13th रैंक आई थी मेरी, ऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यस। मेरे को एक बार बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड में मिल रहा था, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सरकारी स्कूल में, आई वाज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। वहां पे मेरी अटेंडेंस सबसे हाईएस्ट थी, मैं डिटॉल से नहीं नहाता था, इट वाज नॉट फॉर डिटॉल, ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिटॉल, मतलब वो कहते हैं सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस थी, एंड आई वाज अ डिसिप्लिन स्टूडेंट, अच्छे मार्क्स भी आते थे, तो yes, मुझे भी मिला है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में मिल जाते हैं इजीली। जो सबसे साफ सुथरा होकर के अच्छे से आता है ना, वो बेस्ट स्टूडेंट होता है वहाँ पे, यस। बट डू यू नो द जर्नी फ्रॉम गवर्नमेंट टू हियर, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल टू हियर, यस। तो चलो एनीवेज, मैथ्स देखी मेरी, अब क्या करूँ, मेरी मैथ्स ऐसी है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ यार, है ना, मेरी मैथ्स ऐसी है, मैं डायरेक्ट 10 ऐड करता हूँ, 1 2 3 का एडिशन मुझे नहीं आते, है ना। पहाड़ा भी अगर मेरे को कोई आता था तो 10 का आता था, है ना, 10 1 जा 10, 10 2 जा 200, नहीं सॉरी, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, वहीं अगर कोई 6 या 8 का या 7 का या 13 का पहाड़ा पूछ लेता था तो नहीं आता था, एनीवेज। तो 2000, ठीक है, तो मैथ्स देखो मेरी मैथ, तो माय मैथ से, यस,
यस, सो माय मैथ सेज कि यू स्टार्ट विद 2000, फिर 2000 में 10 ऐड करो तो 2010 हो जाता है, इसमें 10 ऐड करो तो 2020 हो जाता है, इसमें 10 और ऐड करो तो 2030 हो जाता है। यस सर। क्लियर। यस सर। फिर क्या करो सर, फिर ना मेरे से सी सेट के पेपर में इंग्लिश भी आती है ना, सी सेट के पेपर में इंग्लिश भी आती है, तो चलो मेरे से ना अल्फाबेट भी सीख लो। अल्फाबेट क्या होता है कि सी एफ सी होता है, हाँ सर, अगर तुमको पता है अगर इसके आगे एच लगा दो ना तो एच सी एफ सी हो जाता है। वाह सर, आप ना मतलब इंडिया के सारे सी सेट के टीचरों का ना भविष्य ही खराब कर दोगे, इतना अच्छा सी सेट पढ़ा रहे हो आप। क्या क्लियर। तो सी एफ सी होता है और फिर एच सी एफ सी होता है, ठीक है। सी एफ सी के आगे अगर एच लगा दो तो एच सी एफ सी बन जाता है। बताओ, ये केमिस्ट्री वालों को भी नहीं आता, केमिस्ट्री वाले जो धुरंधर टीचर होते हैं उनको भी नहीं आता ये, कि सी एफ सी के आगे अगर एच लिख दो तो एच सी एफ सी हो जाता है ये। दे डोंट नो दिस, वो पता नहीं क्या क्या रिएक्शन कराते रहते हैं। सीरियसली, मेरे से किसी ने पूछा, मेरे से पढ़ो केमिस्ट्री, आई सिंप्लीफाई, आता ही नहीं उनको। क्या, तो सी एफ सी के आगे अगर एच लगा दो तो एच सी एफ सी हो जाता है, ठीक है। चलो एनीवेज, वापस हमारे सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो सर ये सब कुछ क्या है, ये सब है टारगेट ईयर। किसके लिए? फॉर डेवलप्ड एंड फॉर डेवलपिंग। इतने मजाक करने से नहीं, ये टेबल आपको आसानी से याद हो गई। ये सब कुछ है टारगेट ईयर। यस। तो आज ना आपके जो भी छोटे भाई बहन हो जो केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ते हो, उनसे पूछना कि तेरे को आता है क्या सी एफ सी से एच एफ सी बनाना, एच सी एफ सी बनाना। यस। मतलब मेरे को सच में समझ नहीं आते, इनको इतने साल लगे, 40 40 साल लग गए सी एफ सी एच सी एफ सी इन सबको फेज आउट करने में। ऐसे नहीं कर सकते थे, सी एफ सी इसके आगे एच लगा दो, फिर इसमें से सी हटा दो, एच एफ सी हो गया फेज आउट। आई डोंट नो, मतलब क्यों लोग ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में ही रहते हैं। इतना आसान है फेज आउट करना। यस। पता नहीं क्यों इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग, मतलब उन्होंने 10 बजे, हाँ ये देखो मीनाक्षी डागा नूर, मीनाक्षी डागा जब आप आईएएस बन जाओ ना, उसके बाद आप आईएफएस बनना, आईएफएस, फिर फॉरेन में जाना, फिर फॉरेन वालों को सबको बोलना कि ये क्या फालतू के तुम करते रहते हो, रात को 10 बजे वाली क्लास लो, तुम्हें असली ज्ञान मिलेगा। क्लियर। तो दीज आर द टारगेट ईयर्स, दीज आर दी टारगेट ईयर्स। चलो सर। पर पता ना, एक 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 कोई आदमी ना चिल्लाता रहे कि घर वाले चिल्लाते हैं ना आपके सामने कि 2 साल बस, मैं तुम्हें 2 साल दे रहा हूँ, उसके बाद ना तुमको अपना पॉकेट मनी खुद से देना है, मैं कोई पैसे डेवलप नहीं देने वाला। तो कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी यही हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चिल्लाता रहा 2020 तक सब खत्म कर देना, 2010 तक खत्म कर देना, 2030 तक खत्म कर देना, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी, कोई सुन ही नहीं रहा। बोले ऐसे कैसे टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे, है ना, ऐसे कैसे टेक्नोलॉजी चेंज कर दें। बोले हमने चेंज कर ली, वो भाई साहब जो है वो फ्रिज लेके गए थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला, अब हमने उसको बोला कि चेंज कर लो, वो चेंज ही नहीं कर रहा, हम क्या करें, खरीद ही नहीं रहा नया। ये चीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये चीजें हो गई आपके पास, तो कोई सुन ही नहीं रहा उसकी। अब जब आपने टारगेट ईयर्स दे दिए, आपने बाइंडिंग चीजें बना दी, आपने बोल दिया कि करना ही करना है, सब लोग, मतलब आप देखो, प्रोटोकॉल के अंदर बाइंडिंग चीजें दी जाएगी, बट वो कैसे होती है, मॉरली बाइंडिंग होती है। कैसे बोला जाता है, देखो पल्लवी सोनी, 2 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस खत्म हो ही जाना चाहिए। आई एम सेइंग इट सो स्ट्रिक्टली, बट करना ना करना तो उसके अंदर है, करना ना करना, उसको फॉलो करना ना करना वो उनकी चॉइस है। वो कल को मेरे को एक वो दे देंगे एक्सक्यूज के सर गरबा खेलने गई ना, कि मैं तो गरबा खरमा खेलवा गई थी, यस, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, क्या करें। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आई कि आपने बाइंडिंग टारगेट्स तो दे दिए, बट नोबडी इज फॉलोइंग दैट, नोबडी इज फॉलोइंग दैट, एंड दैट इज व्हाई दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद में आपके पास यहाँ पे किया जाएगा सो कॉल्ड किगाली अग्रीमेंट। क्यों? ताकि जो आपने ये बाइंडिंग चीजें बनाई थी ना,
उस बाइंडिंग के आगे एक वर्ड लग सके लीगली, ताकि इस बाइंडिंग के आगे आपके पास एक वर्ड लग सके विच इज सो कॉल्ड लीगली। क्लियर सभी को? इसलिए आपके पास यहाँ पे होता है लीगली। बट अब आप एक चीज देखना कि तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, इसको रिप्लेस करके HCFC लाया गया, इसको रिप्लेस करके HFC लाया गया, और इसको रिप्लेस करके आपके पास आएंगे HFOs। ठीक है, ये चीजें आपके पास यहाँ पे आती हैं। हमको पता है कि ये दोनों ही आपके पास, सॉरी, ये तीनों ही आपके पास 0 ODS वाले हैं। बट इन दोनों को अगर हम बात करें तो ये आपके पास हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले होते हैं, और ये जो आपके पास होता है ये 0 ODS भी है, एंड ये आपके पास लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाला भी होता है। अब देखो, वियना कन्वेंशन हुआ, उसके बाद आपके पास आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर आपको टारगेट ईयर्स दे दिए गए हैं। वियना कन्वेंशन आपके पास आया था करीब 1985 के लगभग में, 88 में इफेक्टिव होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपके पास 1989 में आपके पास यहाँ पे आता है। अब इसके बाद यहाँ पे टारगेट ईयर्स दे दिए। अब जो किगाली अग्रीमेंट है वो कब आएगा? क्या इमीडिएटली आ जाएगा क्या किगाली एग्रीमेंट? नहीं ना, पहले आपने लोगों को बोला है कि देखो भाई आपको 2 महीने में सिलेबस खत्म कर देना है, तो मैं उसके बाद 2 महीने वेट तो करूंगा ना कि आप सिलेबस खत्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब आप नहीं करोगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं हुआ, बताओ प्रॉब्लम बताओ। यस, तो यहाँ पे भी जब आपने 2010 तक का 2020 तक का आपने टारगेट ईयर्स दे दिए हैं, यस आपने टारगेट ईयर्स दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली किगाली एग्रीमेंट कब आएगा? उसके बाद ही आएगा। जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर देखते हैं कि सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, HCFC को, इन दोनों को ही फेज आउट करने के लिए ईयर्स, टारगेट ईयर्स दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब जब किगाली एग्रीमेंट आएगा उस वक्त बात ऑब्वियसली मार्केट के अंदर उस वक्त HFC चल रहा होगा। उस वक्त मार्केट के अंदर कौन चल रहा होगा? HFC जो है आपके पास यहाँ पे चल रहा होगा। अग्री? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए जो किगाली एग्रीमेंट में बातें शुरू होती है ना, वो बातें शुरू ही HFC से होगी। वो बातें शुरू ही HFC से होगी। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में या HCFC के बारे में बात नहीं करेगा, वो बात शुरू ही HFC से करेगा। क्योंकि ये आता है आपके पास 2016 के लगभग में। जब 2016 के लगभग में आपके पास आएगा तो इसका मतलब HCFC तो डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू तो खत्म हो जाना चाहिए अभी। यस, मतलब खत्म होने वाला ही है, उनको तो रिप्लेस करना ही है। ऐसा थोड़ी ना कि 2020 की 31 दिसंबर 2020 को ही वो टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेंगे। ये तो अभी फेज आउट मैनर में जाना है, तो वो तो खत्म करना ही है। सो इसलिए इसलिए ये लोग किसकी बातें करेंगे? ये आपके पास करते हैं HFC की बातें। तो ध्यान रखना है आपको। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड किगाली एग्रीमेंट। रेड पेन। किगाली एग्रीमेंट। तो देखो, इसको 2016 में किया जाता है, एंड ऑब्वियसली 2020 तक तो आपने टाइम दे ही रखा है, तो एकदम से तो हम चेंज करेंगे नहीं। तो ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कब होगा? इफेक्टिवली इंप्लीमेंट आपके पास होता है 2019 में। तो 2016 में इट वाज अडॉप्टेड, एंड 2019 में इट विल बी एनफोर्स्ड। यहाँ पे आपके पास एनफोर्स जो है वो किया जाता है। Since it is a Kigali agreement, since it is an agreement, that's why we can say it is legally binding. कैसा होगा? लीगली बाइंडिंग होगा। प्लीज ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आगे यूपीएससी चुपके से लिख देगा बाइंडिंग। सही है या गलत है? सही है, सही है। बट अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आगे ही यूपीएससी ने चुपके से लिख दिया लीगली बाइंडिंग, वो गलत है। प्लीज समझना, वो गलत है। ये यूपीएससी के थ्रू
वो करे ना कि स्टूडेंट के थ्रू करे हुए ब्लंडर होते हैं, कि वो समझते नहीं है कि बाइंडिंग क्या होता है और लीगली बाइंडिंग क्या होता है। क्लियर? बाइंडिंग क्या होता है, लीगली बाइंडिंग क्या होता है। सो किगाली एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज बाइंडिंग, एंड वियना कन्वेंशन उसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन की बातें नहीं करी गई है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, व्हाट इज लीगली बाइंडिंग एंड व्हाट इज ओनली बाइंडिंग। क्लियर? अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते तो क्या इतने माइन्यूट चीज के ऊपर ध्यान दे पाते? है ना? आपको पता भी नहीं चलता कि इसके ऊपर भी ध्यान देना है क्या। फिर 2-3 बार प्रीलिम्स में फेल होते हैं, फिर आपको पता चलता अच्छा ये हो रही है गलतियां। ईयर याद करने में रहते बस ईयर भी याद नहीं करना आप तो। क्लियर? चलिए अब देखो, यहाँ पे क्या किया गया कि जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज थी, जो भी इनकी कंट्रीज थी, सबसे पहले याद करो इन कंट्रीज को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में आपके पास ये डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास? एक तो आपके पास हो जाएगा जिसको हम बोल देंगे डेवलप्ड नेशन। ठीक है, ये एक ग्रुप रखा गया विच इज ग्रुप 1। ग्रुप 1 कौन से हो जाएंगे? डेवलप्ड नेशन के आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। फिर वापस एक बनाया गया ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर कौन से नेशंस रखे गए? जिनको बोला गया इमर्जिंग कंट्रीज। इमर्जिंग कंट्रीज। एंड फिर एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 3। एंड जो ग्रुप 3 था उसमें आपके पास रखी गई डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज। यस, 3 चीजों के बारे में आपके पास बात करी गई। फर्स्ट ग्रुप डेवलप्ड नेशन, सेकंड इमर्जिंग कंट्रीज, एंड थर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। पता है आपको हम कहाँ पे आते हैं? वेयर डू वी स्टैंड? इंडिया कम्स अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। किगाली एग्रीमेंट के अंदर इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आया था। क्लियर? किगाली एग्रीमेंट में इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपके पास यहाँ पे आया था। यस। तो अब अगर आपसे कोई कहे, यूपीएससी पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर इमर्जिंग कंट्रीज की बातें करी गई थी। यस, अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द सिग्नेटरी कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशंस एंड इमर्जिंग कंट्रीज। यस और नो? Yes or no? No. In Montreal Protocol, we talked about only 2 type of nations, either developed or developing. But when we talk about Kigali Agreement, then there were 3 groupings of the countries. First is developed, second is emerging countries, and the third is developing countries. ये डिफरेंस है, ध्यान रखना प्लीज। इंडिया किस में आएगा आपके पास? इंडिया आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। इंडिया आपके पास यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो आ जाएगा। अब देखो, क्या इन सभी को सेम टारगेट दिए जाएंगे? नहीं। ऑब्वियसली जो डेवलप्ड नेशंस है उनको बिल्कुल नियर टारगेट दिए जाएंगे। जो इमर्जिंग कंट्रीज होगी उनको थोड़े इन बिटवीन वाले टारगेट्स देंगे, और डेवलपिंग नेशंस होगी उनको फार अवे वाले टारगेट्स दिए जाएंगे। यस, उनको हम फार अवे वाले टारगेट्स जो है वो देते हैं। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो करी गई। तो फर्स्ट ग्रुप आपके पास होता है विच इज ऑफ डेवलप्ड नेशंस। इन डेवलप्ड नेशंस को फेज आउट करने के लिए बोला गया कि आपको फेज आउट करना है। किसको फेज आउट करना है? HFC को जो है वो फेज आउट करना है। क्या करना है? इनको HFC को जो है वो फेज आउट करना है। और कब से फेज आउट करना है? 2036 तक आपको HFC को जो है वो फेज आउट कर देना है। क्या करना है? 2036 तक आपको, ये क्या है? टारगेट ईयर। दिस इज देयर टारगेट ईयर कि 2036 तक आपको फेज आउट जो है वो कर देना है। और स्टार्ट कब करना है आपको? इनके लिए जो स्टार्ट ईयर होगा वो होता है 2019। ये 2019 में आपको स्टार्ट करना है, एंड 2036 तक आपको इसको फेज आउट जो है वो कर देना है। और फेज आउट क्या आप एकदम से रिप्लेस कर दोगे? नहीं। कितना आपको? आपको 15% फेज आउट करना है ऑफ 2012 लेवल। ये 2012 में आपका जो लेवल था उसका 15% आपको यहाँ पे रिड्यूस कर देना है। क्लियर? समझ आया? 2019 से स्टार्ट हो जाना है,
2036 तक आपके टारगेट मीट हो जाने चाहिए। एंड व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज टू रिड्यूस इट बाय 15%। यस, 15% ऑफ 20, सॉरी टू रिड्यूस नहीं, 2012 में जो लेवल था उसका 15% तक ही अब आप रहना चाहिए। क्लियर? और 15%। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप आपके पास होता है इमर्जिंग कंट्रीज। देखो वैसे 15 हो या 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई नहीं पूछने वाला है, ये यूपीएससी नहीं पूछने वाला है, सब ये याद रख करना भी नहीं है। इट इज जस्ट फॉर आपके नोट्स कंप्लीट हो। तो नेक्स्ट इज आपके पास इमर्जिंग कंट्रीज। इमर्जिंग कंट्रीज आपके पास क्या करेगी? इमर्जिंग कंट्रीज को बोला गया कि स्टार्ट कर लेना 2024 में, एंड 2025, सॉरी नॉट 25, 2045, 2045 इज योर टारगेट ईयर। ठीक है, ये आपका टारगेट ईयर है। एंड इनको बोला गया कि आपको 20% तक रिड्यूस कर देना है। एंड व्हाट इज द बेस ईयर? बेस ईयर इनका होता है 2021 का। 2021 जो इनका बेस ईयर हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड ग्रुप बनता है। थर्ड ग्रुप आपके पास होता है डेवलपिंग नेशंस का। यस, इंडिया इसमें आ जाएगा। डेवलपिंग नेशंस का, इनको बोला गया कि स्टार्ट कर देना आप 2028 में। 2047, 2047 इज योर टारगेट ईयर। यस, एंड कितना रिड्यूस करना है? 15% ऑफ बेस ईयर। एंड बेस ईयर कितना है? 2024 से लेकर के 26। ये चीज आपके पास होती है। दिस इज किगाली एग्रीमेंट। दिस इज किगाली एग्रीमेंट। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, इसको सिंपली, अरे यार फिर से खत्म हो गया ये। आज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया क्या आज मैंने? सारे दिन जब देखो स्लाइड खत्म हो जा रही है, जबकि आज तो एक ही घंटे पढ़ा है अभी तक। अभी तो 2 घंटे वाली क्लास ही होने बाकी है। डन। चलो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ। यस प्लीज। तो कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू डेवलप्ड, फिर आपके पास आ जाएगा इमर्जिंग, एंड देन डेवलपिंग। व्हाट इज द स्टार्ट ईयर? व्हाट इज द एंड ईयर? एंड व्हाट आर योर टारगेट्स? इस तीन में लिख दोगे। इनको बोला 2019 में स्टार्ट कर देना, इनको बोला 2024 में स्टार्ट कर देना, इनको बोला 2028 में स्टार्ट कर देना, इनको बोला 2036 तक खत्म कर देना, इनको बोला 2045 तक खत्म कर देना, इनको बोला 2047 तक खत्म कर देना। क्या बोला गया? 15%, फिर 20%, फिर वापस 15%। बेस ईयर क्या है? 2012 का, 2021 का, एंड 2024 26 का। डन। सिंप्लीफाइड, वेरी मच सिंप्लीफाइड। क्लियर? तो दिस इज किगाली एग्रीमेंट। दिस इज किगाली एग्रीमेंट। द टॉपिक वाज सो इंटेंस। एक एक लाइन से आपको पता है क्वेश्चन आता है यहाँ पे। कहने को सिर्फ तीन चीजें हैं, बट एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो मैंने जितने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं वो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए, विद वर्ड टू वर्ड। थोड़ा भी इधर इधर से उधर हुआ, टॉपिक गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लिखेंगे अब एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
आप लोग आराम से बैठ के रिवाइज करिए, आपके पास 1 घंटा है। कल आपका PSIR कोर्स वेबसाइट के ऊपर लाइव हो जाएगा, यू गाइस कैन परचेज। एंड उसके बाद जो है, और इसको रिकॉर्डिंग में क्यों बोल रहे हैं, जस्ट 1 सेकंड।